हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 18, 2021 का द डेली हिंदू एनालिसिस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है, जीके एंड करंट अफेयर्स फैकल्टी एट मनु लॉ क्लासेस। सो ओवर हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अमेजॉन फ्यूचर डील। ये अराउंड 2019 में हुआ था। इसमें कुछ रिलायंस और फ्यूचर के बीच में जो एक्विजिशन हुआ है, तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का इसमें कुछ रूलिंग्स आया है अबाउट दी अमेजॉन फ्यूचर डील। तो इसमें मेनली हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देखेंगे, इसके बारे में थोड़ी हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। देन वी आर गोइंग टू मूव टू अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, भूटान कॉन्फर्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो वी आर गोइंग टू डील विद दैट। फिर हम रफाल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हम जानेंगे कि इंटर गवर्नमेंटल डील हुआ था इंडिया और फ्रांस के में 2015 में, जिसमें अराउंड 36 रफेल जेट जो हैं वो डायरेक्ट परचेज करने थे फ्रांस से, एंड सम ऑफ देम विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया अंडर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। सो वी विल स्टडी इन लिटिल बिट डिटेल अबाउट द रफाल टुडे। उसके बाद हम बाकी न्यूज़ करते हुए हम थोड़ा सा ओमिक्रॉन के बारे में, एक गवर्नमेंट का रेगुलेशन आया है, फिर से कॉशियस होने की बात कही गई है, हम उसके बारे में भी देखेंगे। देन वी विल स्टडी जो न्यूज़ हम बहुत दिन से करते आए हैं बिटवीन रशिया एंड दी नेटो और यूक्रेन में जो प्रॉब्लम चल रहा है। सो टुडे वी विल रीड अबाउट दैट रशिया हैज़ गिवन अ सेट ऑफ कंडीशंस एंड व्हाट इज़ द फियर ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। सो वी विल स्टडी अबाउट दैट। उसके बाद जब हम इकोनॉमिक्स के पेज पे जाएंगे, तो दोस्तों मैं आज आपको इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म समझाने वाला हूँ, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल बेंचमार्किंग लैंडिंग रेट एंड इंटरनल बेंचमार्क लैंडिंग रेट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एसबीआई ने एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट को थोड़ा सा अपडेट किया है और उसका रिलेशन क्या होता है रेपो रेट के साथ। वी विल स्टडी दैट ऑल्सो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज़। अब हम चलते हैं, जो पहला न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया फ्रीजेस अमेजॉन फ्यूचर डील। तो पहले हम ये अमेजॉन फ्यूचर डील के बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या और इसके लिए इशू क्या हो रहा है इसमें। तो इसके लिए हम चलते हैं अगस्त 2019 में फ्रेंड्स, जहाँ पे अमेजॉन ने ₹200 मिलियन डील किया था फ्यूचर रिटेल के साथ, जिसमें इस डील में इट एक्वायर्ड 49% ऑफ स्टेक इन फ्यूचर क्यूपन्स। और फ्यूचर क्यूपन जो है इट ओन्स 7.3% इक्विटी इन फ्यूचर रिटेल। फाइन। सो अब उसके बाद क्या होता है कि जो फ्यूचर ग्रुप है इट एंटर्स इनटू अ डील विद रिलायंस इंडस्ट्री in August 2020 and Reliance acquired Future Group's retail asset of ₹24,713 करोड़। इसका मतलब ये है कि Amazon ने पहले से ही फ्यूचर ग्रुप के साथ डील कर रखी है फॉर एक्वायरिंग 49% ऑफ फ्यूचर कूपन्स। अब फ्यूचर कूपन्स जो है उसका खुद का स्टेक है फ्यूचर ग्रुप में। उसके बाद थर्ड कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री पिक्चर में आती है अगस्त 2020 में, एंड इट मेक्स अ डील विद द फ्यूचर ग्रुप टू एक्वायर द रिटेल एसेट ऑफ ₹24,713 करोड़। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अमेजॉन का स्टैंड समझिए। अमेजॉन इसमें कहती है, अगर आप ये लाइन पढ़ें तो, दैट द टर्म्स विच वर एग्रीड बिटवीन अमेजॉन एंड फ्यूचर ग्रुप इन 2019 इट प्रिवेंटेड फ्यूचर ग्रुप फ्रॉम सेलिंग इट्स रिटेल बिजनेस टू एनी कंपनी स्पेशली द राइवल दैट इज कॉल्ड एज रिलायंस। अब हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर पे आते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले नवंबर 2019 में अमेजॉन को इस डील की परमिशन दे दी थी। जो अमेजॉन का जो इन्वेस्टमेंट था फ्यूचर ग्रुप में, उसको परमिशन दे दी गई थी। अब उस परमिशन को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फ्रीज कर दिया है। साथ साथ में अमेजॉन के ऊपर पेनाल्टी लगाई गई है अबाउट ₹200 करोड़ फॉर फेलिंग टू नोटिफाई द डिटेल्स ऑफ इट्स कॉम्बिनेशन। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आपको समझने के लिए वो है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है, दो कंपनी के बीच में आप वेरियस टाइप ऑफ रिलेशंस देखते हो, जैसे कि मर्जर, एक्विजिशन, तो इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। ओके, तो इंडिया में जो मर्जर है, एक्विजिशन है, ये सब कौन रेगुलेट करता है? इट इज़ रेगुलेटेड बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। नाउ कॉम्बिनेशन में हमारे कॉम्पिटिशन लॉ के अंदर कॉम्बिनेशन में 3 टाइप के टर्म्स आते हैं। दोज आर कॉल्ड एज एक्विजिशन, कि कंपनी ने एक्वायर कर लिया कोई दूसरी कंपनी, दो कंपनी आपस में मर्ज हो गई या अमेलगेट हो गई, इन तीनों को हम कहते हैं कॉम्पिटिशन।
Now we come to the Competition Commission of India. So Competition Commission of India, it is first of all a statutory body which was established in the year 2003, and it was established under the act which is called as Competition Commission of India Act 2002. जो सबसे important point है that is the Competition Commission of India ने कौन से act को replace किया था? So Competition Commission of India, it replaced MRTP Act. MRTP Act, that is Monopolies and Restrictive Trade Practice Act. Then the Competition Commission of India, which is headquartered at Delhi, its job is to regulate the combinations, that is acquisition, merger and amalgamation of the companies in India, and to foster competition, as well as to see that nobody uses their dominant market position to abuse the competition and competition related law in Indian market. 1991 में इंडिया ने अपने इकोनॉमी को ओपन किया था, एलपीजी पॉलिसी फॉलो की थी. उसके बाद ऐसा फील हुआ था कि दैट एमआरटीपी शुड बी रिप्लेस्ड विद द कंपटीशन रिलेटेड एक्ट. सो दिस एक्ट वाज पास्ड. नाउ if you will see that it comes under the Ministry of Corporate Affairs, and then you have to tell me in the comment box by writing that who is the current chairperson of Competition Commission of India. The next is schools to reopen in NCR for class 6 and above. ठीक है. एंड एयर क्वालिटी पैनल परमिट्स एसेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़. तो जैसे कि पॉल्यूशन जब बढ़ा था दिल्ली में, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी और CAQM ने भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पे रोक लगा दी थी. नाउ कंसिडरिंग द improving air quality in Delhi, now the schools are going to reopen, and for children, that is class 6 and above, and the construction activities will be permitted. Second is Pegasus. Pegasus, it is a software manufactured by the NSO group of Israel. So Pegasus controversy is going on in India. So there was a snooping allegations against this software which is alleged to be used by the government in various cases. तो यहाँ पे जब ये पेगासस के इशू जब रेज हुआ, तो वेस्ट बंगाल ने एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया. साथ साथ में एक अपील भी फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में फॉर दिस पेगासस इशू. Now what happened that Supreme Court, it has stayed the probe by Bengal Commission on Pegasus. क्यों? Because Supreme Court ने अपनी ही एक कमिटी बैठाई हुई है for expeditiously examining the Pegasus snooping report. That committee is under the chairmanship of retired Supreme Court Judge Justice R.V. Ravindran. The next is सेंटर की ट्रैवल एडवाइजरी आ गई है. That is Omicron cases are rising and avoid non-essential travel according to the central government. So अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो more than 100 cases of Omicron variant has been recorded in 11 states. अगर उसमें हम देखेंगे तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केस है, that is 40 Omicron cases. Then Balram Bhargav, who is the ICMR chief, he has said that people, they should avoid non-essential travel, mass gathering, and to observe low intensity festivities. Okay. The next is the mRNA vaccines, which were more effective. Okay, and they have shown a higher antibody response but a swifter fall, while the vaccine being used in India indicates a more sustained response. यहाँ कह रहे हैं कि जो mRNA vaccines की अगर हम बाकी कंट्री से तुलना करें तो इंडिया में mRNA vaccines का जो रिस्पॉन्स है उसने एक सस्टेन्ड रिस्पॉन्स दिखाया है, फटाफट इम्यूनिटी कम नहीं हुई है. ओके. Now this next news about the Serum Institute. Serum Institute is the institute located in Pune which is manufacturing the Covishield vaccine in India. Now it has also manufactured the Covovax vaccine. Covovax जो है, it is from the licensed product from Novavax of the United States. अगर Covishield अगर हम देखेंगे तो Covishield को किसने बनाया है? Who has produced this Covishield? सो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स. पर यहाँ पे अगर हम कोवोवैक्स की बात करें तो कोवोवैक्स, इसको नोवोवैक्स कंपनी ने बनाया है. इट इज़ अ US बेस्ड नोवोवैक्स वैक्सीन. उसको लाइसेंस लिया गया US से, और अब इसको कोवोवैक्स के नाम से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इंडिया में बनाया है, एंड इट विल बी द पार्ट ऑफ कोवैक्स फैसिलिटी. व्हाट इज दिस कोवैक्स फैसिलिटी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोवैक्स फैसिलिटी विच इज लेड बाय गावी, सेपी एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? प्लीज राइट द फुल फॉर्म ऑफ कोवैक्स इन द कमेंट बॉक्स. नाउ जैसा कि हमने कल भी न्यूज़ पढ़ा था,
So there will be an amendment to the Prohibition of Child Marriage Act 2000 Child Marriage Act. It will be called as the Prohibition of Child Marriage Act Amendment Bill 2021. It is going to raise the legal age of marriage for women from 18 to 21 years. The next is the Honorable President of India inaugurated Kalibari Temple in Dhaka. तो हमने एक टेम्पल के बारे में दो दिन पहले पढ़ा था. That is called as Ramna Kalibari Temple, which was landmark in Dhaka and it was destroyed by the Pakistan Army during the 1971 war. So now it has been renovated and has been inaugurated by the President of India, and it is a symbol of spiritual and cultural bonding among the people of India and Bangladesh. देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जामिनर्स के बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो आपसे पूछ सकता है कि रमना कालीबड़ी टेम्पल कहाँ पे है, या आप कह सकता है कि ये जो काली माँ का जो टेम्पल है वो एग्जैक्टली कहाँ पे है. वेस्ट बंगाल दे देगा, उड़ीसा दे देगा, ढाका दे देगा, तो हम लोग को लगेगा कि भाई ढाका में ये हो नहीं सकता. बट द करेक्ट आंसर इज दैट इट इज़ इन ढाका. द नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. He has been conferred with the Order of the Druk Gyalpo, the highest civilian honor of Bhutan. Okay, so this was announced on the occasion of 114th National Day of Bhutan. तो ये दोनों information बहुत ही important है कि which of the following is the highest civilian honor of Bhutan. So it is Order of the Druk Gyalpo. First thing. Second, National Day of Bhutan, 114th National Day of Bhutan. तो आपको वो डेट भी रिमेंबर करना पड़ेगा. थर्ड क्वेश्चन इज दैट हु गॉट इट इन 2021. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. द नेक्स्ट इज यहाँ पे एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है दैट भूटान इट वाज द फर्स्ट कंट्री दैट मिस्टर मोदी विजिटेड आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2014. द नेक्स्ट इज WHO emergency note for Serum Institute's Covovax. So we are this is the continuation of the news. यहाँ पे हमने सब कुछ पहले से कर रखा है कि जो कोवोवैक्स है वो नोवोवैक्स का इंडियन वर्जन है. इसको इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है और इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एमरजेंसी यूज़ लाइसेंस दे दिया है. कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन आर द अदर टू वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. इनमें से किसको किसको WHO का EUL दैट इज एमरजेंसी यूज लाइसेंस मिला है? प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स. नाउ कोवोवैक्स इट विल बी द पार्ट ऑफ कोवैक्स फैसिलिटी. अर्लियर हमने एक न्यूज़ पढ़ा था कोविशील्ड से रिलेटेड. सो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि दैट दे आर गोइंग टू इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट अंडर दी कोवैक्स फॉर अदर कंट्रीज. तो यहाँ पे देखेंगे कि क्यों ज़रूरी है कोवैक्स जैसी फैसिलिटी, जिसका फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है. बिकॉज अगर हम लोअर इनकम कंट्रीज़ की बात करें, ओके 41 ऐसे हैं लोअर इनकम कंट्रीज दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू वैक्सीनेट 10% ऑफ देयर पॉपुलेशन. अगर हम 98 कंट्रीज़ की बात करें सो दे हैव नॉट रीच्ड इवन द 40%. द नेक्स्ट इज अबाउट द कोवोवैक्स विच रिक्वायर्स 2 doses and it is stable at 2 to 8 degrees Celsius. The first DNA vaccine for COVID-19 is ZyCoV-D. Now write me in the comment box that whether it is a 2-dose vaccine or 3-dose vaccine. Now we move to Rafale jet. तो Rafale jet जो है इसको एक फ्रांस की कंपनी बनाती है जिसका नाम है डसॉल्ट एविएशन. इट इज़ कॉल्ड एज डसॉल्ट एविएशन. ठीक है. एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और फ्रांस में 2015 में. उसमें ये डिसाइड हुआ था कि 36 रफाल जेट विल बी गिवन टू इंडिया, ओके, इन डायरेक्ट परचेज मोड. आउट ऑफ दिस 36 अराउंड 28 विल बी सिंगल सीटर एंड द रेस्ट 8 विल बी डबल सीटर. ठीक है. इसमें से ऑल 36 जेट्स दे विल बी सप्लाइड टू इंडिया बाय द एंड ऑफ जनवरी 2022. द नेक्स्ट इज कि रफाल जो है उसके 2 वर्जन आते हैं, रफाल और रफाल एम. तो इंडियन नेवी जो है वो रफाल एम में बहुत ज़्यादा रफाल एम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, स्पेशली फॉर यूजिंग इट फॉर INS विक्रांत. ठीक है. सो INS विक्रांत इट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर एंड it will be inducted into the Indian Navy in the next year, okay, and it is being built by the Cochin Shipyard Limited. Now the next is that INS विक्रमादित्य, ठीक है, कौन से कंट्री से प्रोक्योर किया गया है? प्लीज राइट मी इन द
कमेंट बॉक्स। The next is ecologists, they oppose changes to Biological Diversity Act 2002। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दैट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का एम क्या है, तो हमको वो देखना पड़ेगा कि द एम इज़ टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी एंड टू प्रमोट द सस्टेनेबल यूज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। बट अगर हम बायोडाइवर्सिटी एक्ट में जो एक अमेंडमेंट आ रहा है, अगर हम उसको देखेंगे, सो वी विल जस्ट सी that the amendment prioritizes the intellectual property and commercial trade at the expense of conserving the biological resources. Now, the Biological Diversity Act 2002, it is the outcome of Convention on Biological Diversity। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैटिक जीके में भी ये आता है। That is called as Convention on Biological Diversity। Now, हम रियो अर्थ समिट के बारे में पढ़ते हैं। रियो अर्थ समिट 1992। तो जब हम रियो अर्थ समिट करते हैं तो दो चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, एक होती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दूसरा होता है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसी रियो अर्थ समिट का जो आउटकम है, दैट इज कॉल्ड एज CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में दो प्रोटोकॉल्स हैं, एक है कार्टेजिना प्रोटोकॉल, दूसरा है नगोया प्रोटोकॉल। कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है वो है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के यूज़ को रेगुलेट करना, जैसे कि बीटी क्रॉप्स होते हैं ना, तो उनको कैसे रेगुलेट किया जाए कि ताकि वो बायोडाइवर्सिटी को हार्म ना कर सके, दैट इज़ कवर्ड बाय कार्टेजिना प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल प्रमोट्स fair and equitable sharing of the benefits arising out of the biological resources with the indigenous and local communities. Now, there are some provisions in this amendment bill। तो जैसे कि हमने यहाँ पे किया, तो एक कुछ क्या है इसमें, that the bill seeks to exempt registered Ayush medical practitioners and people accessing traditional knowledge among others for giving prior intimation to state biodiversity boards for accessing बायोलॉजिकल रिसोर्सेज फॉर सर्टन पर्पसेज, ठीक है ना। तो अगर कोई आयुष प्रैक्टिशनर है, उनको हर्ब्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स को प्रायर इंटीमेशन देके वो यूज़ कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज दिस नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंड स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स, दे वर एस्टेब्लिश्ड अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। नाउ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इट इज़ लोकेटेड इन चेन्नई। द नेक्स्ट इज, यहाँ पे हमको बस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बारे में ध्यान देना है। सो इफ़ यू विल जस्ट सी, हांगकांग जो है, ठीक है ना, इट इज़ हांगकांग की जो वो हैं लॉ मेकर एंड हु इज़ रनिंग फॉर री इलेक्शन, शी इज़ द फाउंडर ऑफ प्रो बीजिंग न्यू पीपल्स पार्टी ऑफ हांगकांग, रेगिना इप। हांगकांग का मैं आपको बेसिक इशू समझा देता हूँ कि हांगकांग जो है, it is established under one nation two system theory, one nation two system। कुछ एरियाज हैं जिनका आप नाम जानते हैं, एक है हांगकांग, एक है मकाऊ, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। हांगकांग का अगर हम बात करें तो अर्लियर इट वाज द ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के तहत ये आता था। फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट के डील के अकॉर्डिंग हांगकांग वाज गिवन द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन स्टेटस फ्रॉम 1997 टू 2047 अंडर द वन नेशन टू सिस्टम रूल। मतलब 2047 तक हांगकांग का इकोनॉमी, ठीक है ना, इट विल बी कैपिटलिस्ट, ओके। हांगकांग इट हैज इट्स ओन हांगकांग डॉलर, इट हैज इट्स ओन जुडिशियल सिस्टम, ओके। बट from past few years, the tension between Hong Kong and China has risen because China has passed certain extradition laws, certain election laws, which takes away the autonomy of the Hong Kong. Okay, so some of them are that if we will just see that it has introduced the double seat single vote system, which means the 10 geographical constituencies they will have 2 seats and each voter will cast only 1 vote. सेकेंड इसमें क्या है कि एक हांगकांग इलेक्शन लॉ के अंदर
there will be candidate eligibility verification committee which will be chaired by the chief secretary, which will clear the candidates for the election based on their past record and at how much patriot they are। यहाँ पे patriot का मतलब अगर हम टर्म उसको समझे तो यहाँ पे patriot का मतलब ये है कि प्रो चाइना। द नेक्स्ट इज हमने कल पढ़ा था कि यूएस ने कुछ सैंक्शंस लगाए थे against the rights abuse in Xinjiang province where Uyghur Muslims live. Then now US has hit China's DJI, okay, over rights abuse in Xinjiang province. Okay, so DJI is what? It is the top drone maker of China. The next is Russia has unveiled a proposal to contain the US and NATO in its former Soviet Union and Eastern Europe, calling for urgent negotiations with Washington as it amasses force near Ukraine। तो जैसे कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस का कहना है कि अराउंड 1 लाख या कभी कभी 1,75,000 ट्रूप्स आर देयर along the Russian Ukraine border and there is a threat that Russia can invade Ukraine any time। सो करंटली जो यूएस और रशिया के बीच में जो टेंशन चल रहा है वो यूक्रेन को लेके ही चल रहा है। ओके, सो राइट नाउ रशिया हैज शोन विलिंगनेस टू टॉक विद यूएस से टू वॉर्ड ऑफ दिस इशू। Now let's read this news. This is very important that the State Bank of India has increased the benchmark lending rate or base rate by 10 basis point। मैंने पहले बताया है कि इकोनॉमी में 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%। 100 बेसिस पॉइंट का मतलब 1%, सो 10 बेसिस पॉइंट का मतलब हो गया about 0.1%। so the base rate, okay, the minimum rate at which the banks offer loans, that is called as base rate, it has been benchmarked to external benchmark rate, external benchmark lending rate। तो external benchmark lending rate और internal benchmark lending rate दो टाइप के रेट्स होते हैं। internal benchmark lending rates जो होता है वो बैंक अपने फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए एक लैंडिंग रेट डिसाइड करती है, ठीक है ना, ठीक। अब एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट जो होता है इट इज लिंक टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक रेपो रेट, देन 91 डेज या 14 डेज ट्रेजरी बिल का कितना वो है डिस्काउंट, उसके बेसिस पे बैंक्स दे डिसाइड देयर लैंडिंग रेट, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट। तो यहाँ पे SBI it migrated to external benchmark lending rate which is linked to repo rate। okay, so what is repo rate? Repo rate is the rate at which the domestic banks or commercial banks borrow from the RBI for short term funds। now RBI ने अभी अभी अपने monetary policy में kept the repo rate unchanged at 4%। this is also very important। The next is Hyundai Motor, it names Unsoo Kim as India MD। so South Korean car maker Hyundai Motor India Limited has announced Unsoo Kim as the managing director in India for a honest broker, ठीक है ना। so यहाँ पे कल हमने एक न्यूज़ पढ़ा था कि there can be a trilateral summit between India, Russia and China। अभी रशिया चाइना के बीच में समिट हुआ था where they committed taking the relationship to the next level and where it was hinted that there will be a trilateral meeting between Russia, India and China। अब हमने लास्ट वीक बहुत सारे एडिटोरियल्स किए जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि अगर इंडिया रशिया के काफ़ी नज़दीक जाता है तो क्या डेंजर्स हैं इंडिया को। जैसे कि अगर हम देखेंगे सो देयर वर मैनी डील्स, स्पेशली लिमोवा डील, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट, then this could not be signed because there was the fear of US sanctions against under CAATSA। so India, which is currently buying S-400 missile, long range missile defense system from Russia, okay, it did not move forward with Lemoa and navy to navy agreement। बट अब यहाँ पे देखिए अगर RIC अगर होता है जो पास्ट में भी हुआ था जहाँ पे कमिट किया गया था कि दे आर गोइंग टू हैव अ बायलैटरल कॉर्डियल रिलेशनशिप, इस मीटिंग के बाद ही गालवान वैली हुआ, गालवान वाली स्किर्मिश विच हैपेंड इन May 2020,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑथर क्या डिस्कस करता है कि RIC समिट जो हुई थी वो पिछली बार 2019 में हुआ था, ओके, ऑन द साइडलाइन ऑफ ओसाका G20 समिट, ओके। पर हम तब से देखेंगे तो बहुत कुछ हो चुका है। और while China and India they have attended many multilateral summits like BRICS, SCO and G20 etc. but face to face format, ठीक है, अभी तक ठीक से हुआ नहीं है। फाइन, तो एक RIC में एक होप है कि दैट इट कैन लीड टू फेस मीटिंग बिटवीन द टॉप लीडर्स एंड कैन लीड टू रिजोल्यूशन ऑफ द करंट स्टैंड ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे डेंजर क्या है कि अगर इंडिया और रशिया बहुत ज़्यादा पास में हो जाते हैं तो इसको आप दो एंगल से देख सकते हो। पहले तो आप रशिया और यूएस के बीच में देखो और चाइना और यूएस के बीच में देखिए। चाइना ने वायलेट किया एयर आइडेंटिफिकेशन डिफेंस जोन ऑफ ताइवान। रशिया, देयर इज़ अ डेंजर दैट इट कैन इन्वेड यूक्रेन, सो दिस हैज़ ब्रॉट यूएसए इन फेस टू फेस और स्टैंड ऑफ लाइक सिचुएशन विद बोथ चाइना एंड रशिया। उसके बाद चाइना, इंडिया इज़ ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ क्वाड, जिसको रशिया और चाइना एक थर्ड कोल्ड फ्रंट मानते हैं, या दे कंसिडर इट एज अ न्यू टाइप ऑफ कोल्ड वॉर। सो इफ दे कम वेरी क्लोजर टू ईच अदर, मीन्स इंडिया कम्स वेरी क्लोजर टू रशिया, so there is a danger of CAATSA and other US sanctions, okay. So here the thing is that India has to tread this path or navigate this path very cautiously without hampering its long term geopolitical goals. The next is when the chips are down. ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट एडिटोरियल यही है, ये कल हमने किया भी था और इसके मैं बैकग्राउंड न्यूज़ आपको बता देता हूँ कि ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत दिन से डिप देख रहा है प्रोडक्शन में बिकॉज द इनपुट कॉस्ट हैज राइजन। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज दैट डिक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड चिप्स। इंडिया जो है वो चिप मैन्युफैक्चर नहीं करता है। देयर आर सर्टेन कंट्रीज विच आर लीडिंग इन दिस, दीज आर ताइवान, साउथ कोरिया, US, जापान एंड चाइना। सो इन ऑर्डर टू propel manufacturing of semiconductors and display units in India, the Union Cabinet announced 76,000 crore PLI scheme for this sector, okay. So यहाँ पे जो है Philip है, all modern electronics and information communication technology products, for that we require chips, ठीक है। यहाँ तक कि essential medical devices, smartphones जो इंडिया में जिसके यूजर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, we require on that. But if we are dependent upon the imports from these countries, okay, so we are always in a danger that if the relationship worsens, for example currently between India and China, the supply of chips can go down and it can impact these industries in India. So the government has announced this relief. यहाँ पे जो चैलेंज है वो क्या है कि गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ का PLI लॉन्च किया है, बट वी नीड टू मच फंड्स। Second is that cheap fabrication units, they require too much water, like they require millions of liters of clean water and extremely stable power supply. So these are the challenges. Now coming to the economy, so if you will just study the economy, the challenge of achieving 9.5% growth rate, most of the things हम पहले से जानते हैं कि फिजिकल स्टिमुलस देना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अभी तक प्री पैंडेमिक लेवल पे नहीं गया है, तो उसको बूस्ट करने के लिए द गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड फॉर मेकिंग एक्सपेंडिचर स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। सो सम ऑफ द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डू इज, सिर्फ इंपॉर्टेंट थिंग्स करेंगे कि अगर इस लाइन पे हम जाते हैं, द रिजल्टेंट बेस इफेक्ट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021-22। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है, क्वार्टर्स होते हैं, द इकोनॉमिक ईयर और फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल 1 एंड इट एंड्स ऑन मार्च 31। जो फर्स्ट क्वार्टर होता है दैट इज अप्रैल, मई, जून। जो सेकेंड क्वार्टर होता है दैट इज जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो हम अगर 2021-22 की बात करें तो इट मीन्स इफेक्टिवली वी आर टॉकिंग अबाउट अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2021। यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर जो जीडीपी ग्रोथ था वो 20.1% था और 18.8% था।
that was mainly because of the base effect, because the preceding year, the earlier we were going through rough patches in our economy. Fine. So if you will just see जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2021-22 था उसमें जो 8 में से 4 सेक्टर्स ने बड़े अच्छे ग्रोथ दिखाए. तो अगर हम देखेंगे तो दिस वर एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, माइनिंग एंड क्वेरिंग एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज. ओके, सो दिस सेक्टर शो अ वेरी गुड ग्रोथ. नाउ द नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है ना, गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है, कंजम्पशन नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, विच वॉज सप्लीमेंटेड बाय रिकवरी इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. देखिए हम कंजम्पशन की बात नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं. यहाँ पे 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक हो जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो इन्वेस्टमेंट से हमेशा कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है वो बढ़ता है कंट्री का. So the government investment expenditure, which was supplemented by private investment expenditure, it resulted in the gross fixed capital formation, which showed the positive growth of 1.5%. उसके बाद अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दा पे, that overall domestic demand including the private final consumption expenditure in the first half of 2021-22, मतलब 2 क्वार्टर की बात हो रही है, it was below the 2019-20 level by nearly 5.5 lakh crore. इसका मतलब जब आरबीआई ने जब रेपो रेट नहीं बढ़ाया, आरबीआई कंटिन्यूड विद दिस accommodative policy stance in spite of the WPI inflation was above 12%, in spite of CPI increasing. It was mainly because the private final consumption expenditure is still below the pre-pandemic level. और जब तक ये नहीं बढ़ेगा तब तक हम इंडिया में जो ग्रोथ रिकवरी है वो सस्टेनेबल नहीं होगा. सो प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ाने के लिए हमें कहाँ पे ध्यान देना चाहिए? सो टू इंक्रीज द प्राइवेट कंजम्पशन, द डिमांड, वी शुड फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम ग्रोथ, स्पेशली इन स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर्स. जब तक यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगा तब तक इकोनॉमिक रिकवरी सस्टेनेबल नहीं होगी. उसके बाद कुछ डेटा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है. जब आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज़ किया था तो उसने 2 फोरकास्ट दिया था, एक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2021-22, एक इन्फ्लेशन फोरकास्ट. ग्रोथ फोरकास्ट इज दैट 9.5%. इन्फ्लेशन का फोरकास्ट कितना दिया था? प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स. सो जो ग्रोथ का फोरकास्ट है दैट इज 9.5% बाय बोथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड IMF. इसको अचीव करने के लिए हमें जो रिमेनिंग ईयर है, मीन्स द रिमेनिंग 2 क्वार्टर्स, वी शुड ग्रो एट लीस्ट 6.2%. okay, now how to achieve the growth of 6.2%? so strong fiscal support in the form of government capital expenditure. now there is one danger that is called as the fiscal deficit target. तो जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट है जो 6.8% का, वो ब्रीच नहीं होना चाहिए. वो ब्रीच हो सकता है अगर एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज, मनरेगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, दे ऑल इंक्रीज. रिसेंटली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को मार्च 2022 तक एक्सटेंड किया गया था. ओके, देन गवर्नमेंट ने अराउंड 75,000 करोड़ एक्स्ट्रा एलोकेशन किया है अंडर दी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. अब हम लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं. सो व्हाट इज द की टू अटेनिंग अ 9.5% रियल जीडीपी एनुअल ग्रोथ? इट लाइज इन गवर्नमेंट्स ऑनगोइंग एम्फोसिस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग एज रिफ्लेक्टेड इन गवर्नमेंट्स कैपिटल expenditure. Now the next article is for disabled citizens to have the policy they deserve. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक द ड्राफ्ट एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस रिलीज किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इट एनविसाजेस फॉर बिल्डिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक अंडर पुलिस स्टेशन, प्रिजन्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विस सेंटर्स. ओके, for which is friendly to disabled persons. So it recognizes that these spaces and services should be made barrier free by design so that it can be accessed by a person with disability. So over here if you will just see that what are few things. देखिए ऐसे टाइप के जो आर्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली हमें 2 पॉइंट्स एक साथ बता रहे हैं. एक तो पॉजिटिव पॉइंट बताते चले जा रहे हैं और एक नेगेटिव पॉइंट बताते चले जा रहे हैं. सो लेट्स फर्स्ट लुक एट द पॉजिटिव पॉइंट्स. तो जो स्टैंडर्ड है दैट इज ड्राफ्ट एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस,
ये मॉडल सेट करता है फॉर बिल्डिंग न्यू पुलिस स्टेशंस एंड इम्प्रूविंग अपॉन एग्जिस्टिंग पुलिस स्टेशन एंड प्रिजन्स एंड टू मेक देम मॉडर्न, जेंडर सेंसिटिव एंड एक्सेसिबल। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि द स्टैंडर्ड स्टेट्स दैट पुलिस स्टाफ ऑन सिविल ड्यूटी कुड बी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड में लिखा है। बट अगर हम देखेंगे कि ऑफिस मेमोरेंडम विच हैज़ बीन इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ऑन 2021, द सेंट्रल गवर्नमेंट में पुलिस के कुछ पोस्ट हैं विच डज नॉट हैव द रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। Okay, they are not covered under the 4% reservation. The next good thing about the guideline is that it highlights the disadvantageous positions of persons with disabilities, which are women, children and persons with psychosocial disabilities, especially during natural disasters. Then it also includes disability inclusive training for persons involved in disaster relief activities, data aggregation, ICT and enforcing accessible infrastructure models for schools, hospitals and shelters। इसका मतलब क्या है कि डिजास्टर के टाइम में भी डिसेबल्ड और पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटी को स्पेशली इंक्लूसिव रखा गया है इस नए ड्राफ्ट पॉलिसीज में। अब हम आते हैं कि देयर आर सर्टन इनएडिक्वेसीज। सो यहाँ पे कुछ इनएडिक्वेसीज क्या हैं? अ स्क्रीन रीडर, द सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय द ब्लाइंड टू एक्सेस कैन नॉट मेक आउट द टेक्स्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर किसी भी पुलिस स्टेशन या किसी भी ऑफिस में अगर स्क्रीन रीडर है, इट कैन नॉट बी रेड बाय द ब्लाइंड पर्सन, वहाँ पे हमें ब्रेल लैंग्वेज होना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट इज दैट द स्टैंडर्ड्स characterize several reasonable accommodations that are necessary for the disabled as being merely which are just recommendatory in nature, but it should be compulsory. Now the next is this article, this is the case study. So इसका जो gist है मैं आपको बता देता हूँ। The gist is related with Sri Lanka's has introduced a organic farming policy. Now organic farming policy introduce किया गया, so there was ban on chemical fertilizers. So अब क्या हुआ कि if there is a ban on chemical fertilizers तो प्रोडक्शन डिप हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया। तो जब प्रोडक्शन कम हुआ तो फूड स्कैरसिटी हो गई श्रीलंका में, देयर वाज फूड स्कैरसिटी। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, गोइंग टू द फार्मर्स प्रेशर द बैन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स वाज लिफ्टेड, बट सिंस गवर्नमेंट ने पहले इसको बैन कर दिया था तो अब केमिकल फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करने में टाइम लगता है, सो देयर इज द शॉर्टेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। सो वहाँ पे ऑलरेडी सोइंग सीजन स्टार्ट हो गया है, बट देयर इज शॉर्टेज which again brings Sri Lanka back to the problem of food scarcity and scarcity of essentials in Sri Lankan market. So that's all for today. We will meet next week with the daily Hindu analysis. Please write to us. Please answer the questions which I have asked you in the video. If you have any doubt or any clarifications you need, please write us in the comment box. Have a nice day. Take care. Thank you.